हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो है वो बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर रहने वाला है। इसमें हम प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे, ये बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर का। तो इसमें मैंने आप सभी को सटीक आंसर दिए हैं, बिल्कुल सटीक आंसर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आप सभी बने रहिए वीडियो के एंड तक, ठीक है। और शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। और तुरंत सभी लोग शेयर ज़रूर कर देना। आप लोग जब इसको अधिक से अधिक संख्या में शेयर करेंगे तो मैं आपको 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मुफ्त में दूंगा, वो भी टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल भी आप वीडियो को देखने के बाद ज्वाइन कर लेना, कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो इसके अलावा भी मैं आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट कंटेंट्स, मतलब फलीदार पौधे की जड़ गांठ में होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजिनेस, ऑप्शन बी लीग हीमोग्लोबिन, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि दोनों रहता है आपका, नाइट्रोजिनेज भी रहता है और लैग हीमोग्लोबिन भी रहता है। अगला है राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र स्थित है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर इज सिचुएटेड एट, तो कहाँ पर है? तो ये आपका गाजियाबाद में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस इज मेनली अफेक्टेड एट विच स्टेज, मतलब न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस मुख्य रूप से किस अवस्था को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लार्वा स्टेज को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रोल स्ट्रेटजी इज लाइकली टू हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, तो गैर लक्षित जीवों पर किस नियंत्रण रणनीति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चौथे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कीट रोगजनक इनमें से किस समूह से संबंधित है? टू विच ऑफ दीज ग्रुप डू इंसेक्ट पैथोजन बिलोंग, तो किससे संबंधित है? तो पांचवे का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, तो इन सबसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जैव उर्वरक नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो एक प्रकार का जैव उर्वरक नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो छठवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैसिलस थुरिएंजेंसिस, ये एक प्रकार का कीट है। द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा कैन बी यूज्ड फॉर, तो मुक्त जीवित कवक ट्राइकोडर्मा का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, कीड़े मारने के लिए, पौधों की बीमारियों के जैविक नियंत्रण, तितली लार्वा नियंत्रित करना, एंटीबायोटिक दवाओं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट्स डिसीजेज, मतलब पौधों की बीमारियों के लिए जैविक नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस प्रोड्यूस्ड बाय, तो बायोगैस किसके द्वारा उत्पादित होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों बी और सी, सॉरी, दोनों बी और सी, मतलब बायोमास के एनाबॉरिक का टूटना और मैथानोग्रेनिक बैक्टीरिया की मदद से। तो मतलब बी और सी दोनों आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेम ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, मतलब माइक्रोबियल किण्वन द्वारा उत्पादित पहले कार्बनिक एसिड का नाम है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड। मवेशियों के गोबर से मीथेन उत्पादन के बाद बचा हुआ अवशेष डॉट 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 क्या किया जाता है? तो द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग इज, तो क्या करते हैं? उसका जला देते हैं या गड्ढों की भराई कर देते हैं, खाद के रूप में उपयोग करते हैं, सिविल निर्माण में उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, यूज्ड एज मैन्यूर, तो उसको खाद की तरह उपयोग कर लेते हैं खेतों में। एक्वाटिक फर्न विच इज़ एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर, मतलब जलीय जो उत्कृष्ट जैव उर्वरक है। यहाँ पे आपको जलीय फर्न भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे फर्न नहीं लिखा है लेकिन यहाँ एक्वाटिक फर्न लिखा है ना, ये लिखा है इंग्लिश में एक्वाटिक फर्न, मतलब जलीय फर्न होता है ये। कौन सा होता है? तो ये आपका एजोला होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, एक्वाटिक फर्न बोलते हैं इसको हम। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीवित जीव जैव उर्वरक के रूप में काम करता है? विच लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क्स एज बायो फर्टिलाइजर, तो एजोला, क्लॉस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर या राइजोबियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मतलब राइजोबियम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। माइकोराइजा का अर्थ है, तो माइकोराइजा का अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, कवक और पौधों के सिम्बायोसिस बिटवीन फंगस एंड प्लांट रूट्स होता है। यहाँ पे प्लांट रूट्स लिखा है यहाँ पे, तो मैं कंफ्यूज हो गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्कोप एंड पोटेंशियल ऑफ बायोपेस्टिसाइड इन इंडिया इज, भारत में जैव कीटनाशकों का दायरा और क्षमता है तो कैसी है? वाइड है, चौड़ा मतलब नैरो मतलब संकीर्ण, वीक मतलब कमज़ोर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मतलब चौड़ा या वाइड होता है।
कौन सा एक वानस्पतिक कीटनाशक नहीं है? वानस्पतिक कीटनाशक नहीं है। देखिए, इसमें जितने भी आपके दिए गए हैं सारे वानस्पतिक हैं, मतलब पेड़ों से प्राप्त पेड़ों के पार्ट्स, जो प्लांट्स होते हैं उनके पार्ट्स से ही प्राप्त होते हैं। फिर भी इसका जो आंसर मैंने माना है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये सारे आपके प्लांट्स हैं, ये आपके सारे जो है बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स हैं जितने भी दिए गए हैं। फिर भी कुछ तो आंसर मानना पड़ेगा, तो इसका जो आंसर मैंने माना है वो है आपका, मैंने मेंथा तेल माना है, लेकिन आप बताइएगा इसका आंसर सही क्या होगा। ये क्वेश्चन ही गलत है मेरे हिसाब से। एकीकृत कीट प्रबंधन में डॉट 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 शामिल है, तो एकीकृत कीट प्रबंधन में जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। केमिकल, कल्चरल एंड बायोलॉजिकल मेथड, मतलब रासायनिक, सांस्कृतिक और जैविक सभी हम इसमें उपयोग करते हैं, एकीकृत कर देते हैं। पौधे अपने पोषक तत्वों को डॉट 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 से ग्रहण करते हैं। पौधे क्या करते हैं, किससे ग्रहण करते हैं? वायु, जल, मृदा। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निकट भविष्य में जैव उर्वरकों का उपयोग डॉट 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 की संभावना है, तो इंक्रीज होने की संभावना है, बढ़ने की संभावना है। अगला है पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने के वाले राइजोबैक्टीरिया हैं, तो बैसिलस हैं, पेनिसिलम है, या ये स्यूडोमोनास है, या फ्रैंकिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्यूडोमोनास। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, स्यूडोमोनास। अगला क्वेश्चन है, ब्रेडी राइजोबियम किसका क्रॉस इनएक्यूलेट समूह है? तो किसका है? सोयाबीन का है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सर साइनोबैक्टीरिया कॉमनली यूज्ड इन, तो नाइट्रोजन फिक्सर साइनोबैक्टीरिया आमतौर पर उपयोग किए जाते हैं। तो ये चावल, मक्का, गेहूँ, गन्ना किस में की जाती हैं? तो ये राइस में की जाती है, मतलब चावल में, धान में। पैडी भी बोल सकते हैं यहाँ पर, पैडी, पैडी को ही धान बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, VAM है तो क्या है? यह बैक्टीरिया है, फंगस है, नेमाटोड है, या कोई नहीं है? तो क्या है? बैक्टीरिया, कवक, सूत्रकृमि, या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 22 का ऑप्शन बी, एक प्रकार का फंगस है, मतलब कवक है। डायरेक्टोरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल इज लोकेटेड एट, मतलब जैविक नियंत्रण निदेशालय स्थित है। मुंबई में है, बेंगलुरु में है, पुणे में है, तो में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका 23 का हो जाएगा बी, बेंगलुरु में है, याद रखिएगा। अगला है, विच कॉमर्शियल फॉर्मुलेशन इज नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड, नीम आधारित व्यावसायिक कीटनाशक कौन सा है? तो अचूक है, मार्गोशम है, नीमगार्ड है, उपयुक्त सभी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, नीमगार्ड। ठीक है, ये आपको कंफ्यूजन के लिए दिए गए हैं, लेकिन सही आंसर आपका नीमगार्ड ही होगा इसमें, ऑप्शन सी। ट्राइकोग्रामा कार्ड के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयोग किया जाने वाला सामान्य होस्ट है, तो कौन सा है? तो इसको जो हो जाएगा, चावल के दाने का कीट, मतलब राइस ग्रेन मॉथ बोलते हैं इसको। ये सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट क्रॉप बोरर, मतलब फसल वेधक के खिलाफ जीव नियंत्रक एजेंट के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ट्राइकोडर्मा का, या स्ट्रेप्टोकोकस का, या बैसिलस थुरियनजेंसिस का, या स्कैरोमाइसिस सेरेविजी, किसका किया जाता है? तो 26 मई का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैसिलस थुरियनजेंसिस। पौधों की बीमारियों के खिलाफ कौन सा एक जैव नियंत्रक एजेंट है? विच इज द बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट प्लांट डिसीजेस, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा हार्जिएरम, ठीक है, हार्जिएरम इज यूज्ड फॉर, तो ट्राइकोडर्मा हार्जिएरम के लिए उपयोग किया जाता है, किसके लिए? तो बंजर भूमि के सुधार के लिए, या बायोरिमिडेशन कंट्रोल सॉइल, या दूषित मृदा को जैव विक्रय के लिए। तो यह ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पादप रोगजनकों के विरुद्ध जैव नियंत्रक एजेंट। यह एक तीसरी पीढ़ी का कीटनाशक है, तो देखिए कीटनाशक पेस्टिसाइड पूछा गया है कि तीसरी पीढ़ी का कौन सा है? तो फेरोमोन हो जाएगा, या रोगजनक, या कार्बाइड्स, या ऑर्गेनोफॉस्फेट, या कीट विकर्षक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेरोमोन, फेरोमोन्स। ठीक है, एक रोगजनक को नियंत्रित करने के लिए एक प्राकृतिक शिकारी का उपयोग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। द प्रोसेस इज यूजिंग अ नेचुरल प्रीडेटर टू कंट्रोल अ पैथोजन इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैविक नियंत्रण बोलते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल। जैविक खेती में कीट नियंत्रण के लिए कौन सी विधि है? तो कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है? जैविक खेती मतलब बोले तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में पेस्ट कंट्रोल के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? रासायनिक उर्वरक, प्राकृतिक शिकार, रूपात्मक विधि, या शारीरिक विधि। देखिए रासायनिक का तो हम कुछ करते ही नहीं है उपयोग, ये तो आप काट ही दीजिए ऑप्शन, क्योंकि रासायनिक का उपयोग हम कभी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं करते हैं। तो प्राकृतिक शिकार इसका सही आंसर हो जाएगा, नेचुरल प्रीडेशन।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित की गई है? तो भारत की पूछी गई है, तो भारत में कौन सी फसल है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा विकसित की गई है? तो वो आपकी बीटी कॉटन हो जाएगी, बीटी कपास जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। व्हाट डज IPM स्टैंड्स फॉर? IPM का पूरा नाम बताइए, फुल फॉर्म पूछा गया है। तो भारतीय कीट प्रबंधन, एकीकृत कीट प्रबंधन, एकीकृत संयंत्र संयंत्र प्रबंधन। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एकीकृत कीट प्रबंधन, ऑप्शन बी, मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंग्लिश में याद रखेंगे सभी लोग इसको, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। बायो फर्टिलाइजर आर, जैव उर्वरक क्या हैं? कुछ बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया हैं। अब ये है ये, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सम बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सहजीवी जैव उर्वरक है? तो VAM, वैम हो जाएगा इसका आंसर, या एजोटोबैक्टर हो जाएगा, एनाबेना हो जाएगा, या राइजो। तो क्या हो जाएगा? गैर नॉन सिम्बायोटिक पूछा गया है, मतलब इसमें एक होगा आपका नॉन सिम्बायोटिक, कौन सा है? 4 दिए गए हैं तो, और 3 होंगे इसमें सिम्बायोटिक। ठीक है, नॉन सिम्बायोटिक कौन सा है? तो एजोटोबैक्टर है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एजोटोबैक्टर है, नॉन सिम्बायोटिक या गैर सहजीवी। ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड, मतलब जैविक खेती में शामिल नहीं होती है। तो हरी खाद, देखिए ऑप्शन देख के ही समझ जाइए, केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल का कुछ भी उपयोग नहीं करते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं करते हैं हम जैविक खेती में, लेकिन बायो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, बायो कीटनाशक जो होते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड एज सक्सेसफुल बायो फर्टिलाइजर इन इंडिया राइस फील्ड? ठीक है, तो बताइए निम्नलिखित में से किसका व्यापक रूप से चावल के खेत में एक सफल जैव उर्वरक के रूप में उपयोग करते हैं? तो राइजोबियम तो होगा नहीं, ये तो दलहनी फसलों में होता है। एनाबिना या अलेकिसा इंडिका कुछ नहीं होगा इनमें से। एजोला पिन्नाटा होगा, क्योंकि ये जलीय फर्ण है और जल में होता है धान, याद रखिएगा, जल में धान ही होती है या चावल होते हैं, तो वही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एरोबिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? तो आपसे पूछा गया है, एरोबिक पूछा गया, एरोबिक कौन सा है इनमें से? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरोबिक है एजोटोबैक्टर, और नॉन सिम्बायोटिक भी कौन है? एजोटोबैक्टर ही है, याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पे एजोटोबैक्टर से देखने को मिल चुके हैं अभी तक। बायो फर्टिलाइजर जीवित जीव है? तो बायो फर्टिलाइजर आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? देखिए ऑप्शन आप सभी पढ़ लेंगे, आंसर मैं बता देता हूँ। 39 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, मतलब जितने भी यहाँ पे लिख दिए गए हैं, पोषक तत्वों के संवर्धन बारे में, पारिस्थितिकी लाभों को अधिकतम करना, पर्यावरणीय खतरों को कम करना, तो ये सब हो जाएंगे, ऑप्शन डी सही। सही कथन चुनिए, मतलब आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। तो फलीदार फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती हैं, बिल्कुल करती हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, सही कथन है नहीं। तो फलीदार फसलें बैक्टीरिया से स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, स्वतंत्र नहीं करती हैं, सिम्बायोटिक रहती हैं और सहजीवी के रूप में करती हैं, याद रखिएगा, ये भी गलत हो जाएगा। फलीदार फसलें अपनी पत्तियों में बैक्टीरिया के माध्यम से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फलीदार फसलों में जड़ों में बैक्टीरिया के माध्यम से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेग्यूम फिक्स नाइट्रोजन थ्रू बैक्टीरिया और देयर रूट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए ज़्यादा समय इसमें खर्च किया है मैंने, इसमें कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे कुछ। तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक नहीं है? तो कौन सा है जो आपका जैव उर्वरक नहीं है? तो माइकोराइजा, राइजोबियम, एग्रोबैक्टीरियम या नॉस्टॉक। तो देखिए आपको पढ़ के लग रहा होगा कि सारे हैं, लेकिन इनमें से एक है जो नहीं है, एग्रोबैक्टीरियम आपका नहीं है। ये जो है ये आपका उपयोग किया जाता है जीन ट्रांसफ़र के लिए, किसके लिए? जीन, ये आपने बायोटेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है उसमें पढ़ते हैं इसको, इसके बारे में। तो एग्रोबैक्टीरियम क्या है? इसको, इससे हम जीन ट्रांसफ़र करते हैं, इसको हम जेनेटिक्स में भी पढ़ते हैं, जीन ट्रांसफ़र करते हैं इसके द्वारा, किसके द्वारा? एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा। साथियों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि कैसा वीडियो आपको लगा है, आपकी हेल्प हुई है या नहीं हुई है। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो काफ़ी अच्छा मुझे लगता है कि हाँ, किसी की मदद वीडियो को देखकर हुई है। ठीक है, मेहनत से, काफ़ी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाकर लाता हूँ, तो आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। सोयाबीन फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग करते हैं? नॉस्टॉक, एजोरिस्पिलम, राइजोबियम या एजोटोबैक्टर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइजोबियम। सोयाबीन मतलब एक ये आपकी दलहनी फसल है, सोयाबीन दलहनी और तिलहनी दोनों फसल होती है, तो सोयाबीन तेल भी उससे मिलता है, दाल भी मिलती है। तो राइजोबियम का उपयोग करते हैं हम दलहनी फसलों में, याद रखिएगा, तो राइजोबियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगार अगार से प्राप्त होता है, तो अगार अगार किससे प्राप्त होता है? तो रेड एल्गी से प्राप्त होता है, लाल जो शैवाल होती हैं उनसे हमें अगार अगार प्राप्त होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फॉस्फेट घुलनशील जीवाणुओं के उदाहरण हैं? स्यूडोमोनास, स्टेरियोरेटा, बैसिलस सब्टिलस, बैसिलस मेगाथोरियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ये सभी आपके जो हैं फॉस्फोरस सॉल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, मतलब बोल सकते हैं
PSB बोलते हैं इनको शॉर्ट में, PSB, फॉस्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया। माइकोराइजा में पोटिकाओं को कहा जाता है। देखिए एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जितने भी लोग प्रबल एग्रो स्टडी के जो टेलीग्राम चैनल है उससे नहीं जुड़े तुरंत तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ आपको काफ़ी अपडेट और स्टडी मटेरियल मिलता रहता है। मैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर उसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर में जॉब्स आती हैं और करियर गाइडेंस भी आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। आप पर्सनली मुझसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत कुछ आपको वहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो जरूर जुड़ जाइएगा सभी लोग। माइकोराइजा में पोटिकाओं को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो पोषक तत्वों का भंडार कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। एजोला जैव उर्वरक का उपयोग करके चावल के खेतों में उपज को बढ़ाया जा सकता है, तो कितना बढ़ाया जा सकता है? 20%, 50%, 70%, 90%। तो एजोला जैव उर्वरक का उपयोग करके हम 50% तक बढ़ा सकते हैं, क्या उपज को बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव उर्वरक के मुख्य स्रोत क्या है? तो बैक्टीरिया, कवक, साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी आपके जैव उर्वरक के मुख्य स्रोत हैं, मुख्य मेन सोर्स हैं बायो फर्टिलाइजर के। माइक्रोराइजा किसमें सहायक होता है? तो प्रतिरोध प्रदान करना, भोजन का संश्लेषण करना, या फिर मिट्टी पोषक तत्व प्राप्त करना, या मिट्टी उर्वरता वृद्धि करना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मिट्टी से पोषक तत्व प्राप्त करना। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। जड़ की गांठ का गुलाबी रंग किसके कारण होता है? तो रूट नोड्यूल्स हैव पिंक कलर ड्यू टू, किसके कारण होता है? तो वो लेग्योमोग्लोबिन होता पाया जाता है उसमें, लेग्योमोग्लोबिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है, उसके कारण क्या गुलाबी रंग की गांठें होती हैं, पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं आपकी दलहनी फसलों में। अगला क्वेश्चन है, वह लास्ट क्वेश्चन है, फलीदार पौधे और राइजोबियम दिखाते हैं, तो क्या दिखाते हैं? सेप्रोफाइटिक एसोसिएशन, सहजीवी संघ, असहजीवी या परजीवी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सहजीवी संघ या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा, आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने सभी ग्रुप्स में अपने सभी मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर कर देना साथियों, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो काफ़ी अच्छा मुझे लगता है, ठीक है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को आपने पूरा देखा, आपका धन्यवाद। बाकी आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है। आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे से अच्छा आप लोग अपनी परीक्षा में अच्छे से अच्छा स्कोर करें। धन्यवाद।